प्राण शक्ति का चिकित्सा उपचार में प्रयोग। मनुष्य मात्र रासायनिक पदार्थों का ही बना नहीं है, उसमें विद्युत प्रवाह की भी स्वसंचालित व्यवस्था है। इसी आधार पर अवयवों की बहुमुखी कार्य पद्धति गतिशील रहती है। मशीनों को चलाने के लिए भाप, तेल, बिजली आदि के माध्यम से ऊर्जा जुटानी पड़ती है। यदि उसका प्रबंधन न हो सके तो कीमती मशीनें भी जाम हो जाएंगी। इसी प्रकार काया की रासायनिक संरचना हर दृष्टि से उपयुक्त होते हुए भी अपनी निर्धारित गतिविधियों को चलाने के लिए ऊर्जा की अपेक्षा करती है। सृष्टा ने इसकी समुचित व्यवस्था भी जीवन प्रदान करने के साथ साथ ही की है। शरीर एक अच्छा खासा बिजली घर भी है। मस्तिष्क उसका केंद्र है। मेरुदंड में होते हुए अगणित तार समस्त अवयवों में कलापूर्ण ढंग से गुथे हुए हैं। इन्हें ज्ञान तंतु कहते हैं। समझा जाता है कि वे शरीर और मस्तिष्क के बीच जानकारियों का आदान प्रदान करते रहते हैं। यह आंशिक सत्य है। बात उससे भी आगे बढ़ी चढ़ी है। शरीर बिजली से चलने वाला यंत्र है। अवयवों को अपने घटकों को सजीव एवं सक्षम बनाए रखने के लिए रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है और वे आहार के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इतने पर भी इस जटिल तंत्र को गतिशील रखने के लिए एक विशिष्ट मात्रा में विशिष्ट स्तर की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वह पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त एवं उत्पन्न भी होती रहती है। इसी ऊर्जा का नाम है प्राण विद्युत। प्राण विद्युत का सामान्य आदान प्रदान तो अनायास ही चलता रहता है। मस्तिष्कीय तरंगें, दृष्टिपात, मुख मुद्रा, हस्त संचालन जैसे माध्यमों से एक की प्राण क्षमता का दूसरे के लिए सहज ही उपयोग होता है। शरीर को अति निकट लाने, सटा देने पर यह ऊर्जा सबल से निर्बल पक्ष में दौड़ती है। युवा नर नारियों के बीच तो यह विद्युत अत्यंत उद्यत हो उठती है। इस प्राण शक्ति को स्वस्थ समर्थ व्यक्ति दुर्बल पक्ष को अनुदान के रूप में देकर उनके अभाव एवं कष्टों में भारी सहायता कर सकते हैं। इसे एक दूसरे प्रकार का रक्तदान कहा जा सकता है। रक्तदानी कुछ बहुत घाटे में नहीं रहते। अनुदान की क्षतिपूर्ति प्रकृति थोड़े ही समय में कर देती है। फलतः उदार चेता प्रत्यक्ष रूप में भी घाटा नहीं उठाते। परोक्ष रूप में तो उन्हें जो संतोष मिलता है उसका मूल्य किसी भी भौतिक लाभ की तुलना में अधिक होता है। अतएव इस उपयोग के लिए किसी बड़े असमंजस की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे उपचार में सहज ही प्रयुक्त किया जा सकता है। जो कर रहे हैं उन प्रयोक्ताओं को कहीं कोई बड़ा घाटा नहीं उठाना पड़ा। जो राई रत्ती क्षति हुई भी वह सेवा साधना में उपलब्ध होने वाली प्रसन्नता के आधार पर सहज ही पूर्ण होती रही। सभी जानते हैं कि प्राणियों के जीवन का आधार सूक्ष्म प्राणशक्ति है। मनुष्य में यह प्राणशक्ति विशेष होती है और विभिन्न साधनात्मक उपायों से संवर्धन करके बढ़ाई भी जा सकती है। शरीर और मन दोनों प्राण पर अवलंबित है। प्राणशक्ति के द्वारा रोगों की चिकित्सा के संबंध में योग व तंत्र ग्रंथों में बहुत वर्णन मिलता है। अमेरिका के कुछ व्यक्तियों के समक्ष फिलिपिनियों ने तो प्राणशक्ति के द्वारा शल्य प्रयोग भी सफलतापूर्वक करके दिखाए हैं। डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा ने अपनी साइकिक सर्जरी इन द फिलीपींस नामक पुस्तक में ऐसे अनेक रोगियों का विवरण प्रस्तुत किया है जिनका उपचार इस विधि से किया गया और वे पूर्ण रूप से अच्छे हो गए। इन रोगियों में हृदय रोगी, मिर्गी, आंतों के फोड़े वाले रोगी भी थे। इन रोगों की सत्यता की जांच वैज्ञानिक ढंग से कर ली गई। खून, कफ, टट्टी, पेशाब की जांच रिपोर्ट, एक्सरे व ईईजी, ईसीजी आदि रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली गई। प्राण चिकित्सा बाद में की गई। वैज्ञानिक रिपोर्टों सहित होने
के कारण इस जादुई शल्य चिकित्सा की सत्यता की प्रामाणिकता में कोई संदेह नहीं रह गया। डॉक्टर हिरोशी मोटोयामा ने यहाँ तक परीक्षण करके देखा कि प्राण शक्ति का प्रभाव दूसरे कमरे में बैठे रोगी व्यक्ति पर भी उसी प्रकार पड़ता है जैसे कोई अवरोध बीच में न हो। यह चिकित्सा प्रणाली सामान्य प्रशिक्षण द्वारा नहीं सिखाई जा सकती। इसमें शक्ति का प्रचंड रूप प्रदर्शित होता है। नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण का दृढ़ होना इसके लिए बहुत आवश्यक है। अच्छे योगी या गुरु अधिकारी सुपात्र को ही इस विद्या को सिखाते हैं। इस शक्ति का अपव्यय होने पर यह शक्ति धीरे धीरे नष्ट भी हो जाती है और चिकित्सक शक्तिहीन हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में किरलियन फोटो विधि के विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जॉन मुर्री और डॉक्टर ग्रेडेन रिक्सन ने पत्तों और उंगलियों के छाप पर अनुसंधान कार्य किया है। उनका कहना है कि किरलियन फोटो पद्धति में यदि शरीर के किसी भाग का फोटोग्राफ लिया जाए तो उसके चारों ओर किसी शक्ति के अस्तित्व या उत्सर्जन का क्षेत्र स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसे केवल जीवित प्राणियों में ही देखा जा सकता है। इसी क्षेत्र को ऑरा कहा जाता है और शक्ति को प्राण शक्ति अथवा शारीरिक विद्युत। उनका कहना है कि वह दिन तो अभी दूर है जब मस्तिष्क की कार्य पद्धति को किरलियन उपकरणों के द्वारा दिखाया जा सकेगा, परंतु पत्ती को मरते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर कहा है कि पत्ती के मरते समय उसके बाहर का किनारा पहले अंदर की ओर मुड़ता है और प्राण शक्ति अंदर की ओर प्रयाण करने लगती है। किरलियन फोटो प्रणाली के द्वारा मैक्सिको एवं रूस में किए गए प्रयोगों के अनुसार जीवित पत्ती का ऊपरी कोना तोड़ देने पर भी फोटोग्राफ में स्पष्ट आ जाता है जैसे कि वह तोड़ा ही ना गया हो। सर जॉन मुर्री एवं डॉक्टर रिक्सन का कहना है कि यद्यपि वे अभी वास्तविक ऑरा नहीं देख पाए हैं, किंतु उनके यंत्रों में स्पार्क्स आते हैं जो प्राणशक्ति के प्रमाण में बदले हुए होते हैं। उन्होंने दुखी, सुखी, शराबी आदि के ऊपर प्रयोग करके सिद्ध किया है कि पीड़ित, प्रफुल्लित, दवा पिए हुए, शराब पिए हुए उद्विग्न व्यक्ति का ऑरा अवश्य प्रभावित होता है। इस प्रभाव का अध्ययन उन्होंने एक निश्चित परिमाण का कृत्रिम ऑरा उत्पन्न करके किया है। अमेरिका के कुछ भौतिकविद तथा वैज्ञानिक विलियम टिलर एवं थेल्मा मॉस ने यह भी सिद्ध किया है कि दो विभिन्न शरीरों से निकलने वाला ऑरा उत्सर्जन अलग अलग प्रकृति का होता है तथा किरलियन फोटोग्राफ्स से यह भी बताया जा सकता है कि एक व्यक्ति की मानसिक अवस्था या भावनाएं दूसरे व्यक्ति से मिलती है अथवा नहीं। डॉक्टर रिक्सन एवं जॉन मुर्री ने भावातीत ध्यान करते हुए व्यक्तियों का उपयुक्त प्रणाली से फोटोग्राफ्स लेकर देखा कि उंगलियों के चारों ओर हल्के नीले रंग के स्पष्ट गोले से हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि स्वेच्छा से इस अवस्था को प्राप्त किया जा सके तो विश्व का वातावरण अकल्पनीय शांतिमय हो जाएगा। प्राण शक्ति इस ब्रह्मांड के कण-कण में प्रवाहित हो रही है। यही शक्ति प्राणियों में संचरित होकर जीवन प्रदान करती है। शरीर के अस्वस्थ एवं अविकसित कोषों को प्राण शक्ति ही नवजीवन देती है। गायत्री उपासना, सविता ध्यान के द्वारा प्राण शक्ति का आकर्षण एवं संवर्धन होता है। विभिन्न योगिक क्रियाओं, आसन, प्राणायाम, मुद्राबंद और ध्यान आदि के द्वारा प्राण का संचार सुचारू रूप से होने लगता है। हाथों की उंगलियों से प्राण शक्ति अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक मात्रा में निश्चित होती है। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय की नर्सों की प्रशिक्षण संस्था के डॉक्टर डोलोरेस क्रीगर ने कुछ रोगियों को दो समूहों में विभक्त करके प्रयोग किया। एक समूह के रोगियों पर स्पर्श चिकित्सा आरंभ की तथा दूसरे समूह के रोगियों की नित्य की भांति परिचर्या की गई तथा औषधियाँ दी जाती रही। पहले समूह के रोगियों पर दिन में 2 बार नर्सें अपने हाथों के स्पर्श से विचारों द्वारा मानसिक शक्ति संचरित करती। एक ही दिन में डॉक्टर क्रीगर ने देखा कि पहले समूह के रोगियों के रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई, जबकि औषध प्रयोग करने वाले दूसरे समूह के रोगियों के खून में कोई परिवर्तन नहीं आया। फेनिक्स के डॉक्टर विलियम
मैगोरी ने डॉक्टर क्रीगर की खोज की सत्यता का समर्थन करते हुए कहा कि स्पर्श द्वारा प्राण शक्ति के संचार से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है और यह कोई मनोवैज्ञानिक परिवर्तन नहीं है। जिस प्रकार मानवीय काया एक चलता फिरता बिजली घर है, उसी प्रकार उसे एक साधन संपन्न अस्पताल भी कहा जा सकता है। अपने और दूसरों के काम में जिस प्रकार तरह श्रम और समय का उपयोग होता है, उसी प्रकार प्राण विद्युत को भी एक संपदा मानकर अपने आत्मविकास तथा लोक कल्याण में समुचित विनियोग किया जा सकता है। इस दिशा में होने वाली शोध तथा उपलब्धियां यह आशा बंधाती है कि मानवीय सुख शांति में प्राण विद्युत का उत्साहवर्धक उपयोग होने लगेगा। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने